परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजी। परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक लेवल, उसके पहले सब में परफॉर्मेंस, एंटरप्राइज, ये सब तो कॉमन ही है। मैनेजमेंट, ऑपरेशनल में ऑपरेशनल, मतलब ये वर्ड चेंज होता है, ये तो सब जगह सेम ही है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट P2। नहीं, ये लेवल पास करने के बाद टॉप सीमा करने से डिग्री मिल जाएगा बस। नवंबर में 4 बार होता है, एक बार तो वो कंप्यूटर होता है ना, तो आप उतना स्पीड में लिख पाएंगे। जो 2 बार और एग्जाम होता है वो तो कंप्यूटर बेस्ड, PC बेस्ड एग्जाम है ना। रिटर्न 2 ही बार होते हैं अपने। तो P3 के अंदर हम लोग बात किए थे कि 4-5 एरियाज है। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फाइनेंशियल रिस्क। दिस इज मेनली द प्रैक्टिकल पोर्शन। फाइनेंशियल रिस्क एंड यू कैन से डिफिकल्ट पोर्शन। P3 का ये डिफिकल्ट पोर्शन है और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। एग्जाम में केस स्टडी जो 50 नंबर की आएगी, उसके अंदर क्वेश्चंस रहता है 10 नंबर का, और जो 25 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है। मतलब 25 और 10 35 मार्क्स का प्रैक्टिकल यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, अपने क्या बात किए थे कि सब्जेक्ट में फोकस क्या है? रिस्क एंड कंट्रोल। सब्जेक्ट का फोकस है रिस्क एंड कंट्रोल। सब्जेक्ट का फोकस बात कर रहा हूँ, टॉपिक की नहीं। रिस्क एंड कंट्रोल मतलब अपने बिजनेस करते वक्त कौन कौन सा टाइप है रिस्क जिसको फेस करते हैं, और वो सब रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए, क्या मेथड्स होते हैं, क्या टेक्निक्स होते हैं, जिससे जो भी बिजनेस करते वक्त रिस्क अराइज होता है उसको अपने कंट्रोल कर पाएँ प्रॉपर वे में। ये भी पूरा सब्जेक्ट डील करेगा। मतलब पहले जो P2 P1 पढ़ रहे थे कॉस्टिंग, अब वो कॉस्टिंग को रिस्क और कंट्रोल के नाम से पढ़ेंगे। हो सकता है कोई पीछे का भी P2 P1 का भी कोई सम्स एग्जाम में आ जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन नॉर्मली फोकस अभी है क्या क्या रिस्क ऑर्गेनाइजेशंस को फेस करने पड़ते हैं, वो रिस्क को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, और वो रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये पूरा सब्जेक्ट फोकस कर रहे हैं। तो अभी अपने बात कर रहे हैं फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क कितने प्रकार के होते हैं, और फाइनेंशियल रिस्क को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें दे हैव कवर्ड 4 टॉपिक्स। एक तो पहले जनरल इंट्रोडक्शन व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क, देन सेकंड करेंसी रिस्क, थर्ड इंटरेस्ट रेट रिस्क, फोर्थ रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब ये चारों टॉपिक जब पढ़ेंगे तो बेसिकली वी विल बी एबल टू कवर अप्रॉक्सीमेटली 35% ऑफ द सिलेबस। तो ह्यूज एरिया एंड वेरी इंपॉर्टेंट, और समझने से बहुत सिंपल है, नहीं समझने से सबसे ज्यादा गड़बड़ है पूरा P3 E3 सब में। इसलिए समझना बहुत अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत हाई लेवल पे करना है। जो न्यूमेरिकल्स होगी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल कि भाई माने किस तरह से हम आंसर को फ्रेम करके लिखिए जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले। ठीक है, तो आज अपना फोकस है केवल एक ही टॉपिक पे, फाइनेंशियल रिस्क। चैप्टर है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क के अंदर इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि फाइनेंशियल रिस्क को 4 कैटेगरी में बांटा गया। नहीं, हाँ, नहीं तो हम लोग तो फर्स्ट क्लास में तीनों में नहीं लिखा था क्या? P3 के मेरे ख्याल से हम लोग फर्स्ट क्लास के अंदर ये तीनों में क्या क्या है वो लिख लिए हैं, द एरियाज, इसलिए। अदरवाइज वापस बताना हम बता देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट क्लास के अंदर हम P3 E3 और F3 में जो सिलेबस है, क्या क्या एरियाज है, कितना कितना टॉपिक्स है, उसके अंदर कितना नंबर कवर होगा वो लिख चुके हैं। अब हम सोच रहे हैं कि सीधा सीधी सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, ठीक है ना, उसको रेफर करेंगे हो जाएगा, कोई बात नहीं है। फिर बोलना है तो फिर बोल देता हूं। अभी मेरा ये बोलने का मतलब है ये जो फाइनेंशियल रिस्क पोर्शन है ये बेसिकली कवर करते हैं पूरा सिलेबस का। फाइनेंशियल रिस्क पोर्शन कवर करते हैं पूरे सिलेबस का 35% पोर्शन। 100 में 35 नंबर इससे आएगा।
मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर 4 टॉपिक है जो अपने को पढ़ने हैं। पहला है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क किसको बोलते हैं, खाली ये इंट्रोडक्शन है, करीब 20 पेजेस का टॉपिक है। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक है करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क मतलब आपका फॉरेन करेंसीज में इनफ्लोज आउटफ्लोज है, कैसे उसको आप बचोगे, क्या रिस्क होता है। फिर तीसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क, आपने बोरो करके रखा है फिक्स रेट पे, फ्लोटिंग रेट पे, या बोरो करने वाले हो या आप इन्वेस्ट करने वाले हो, तो इंटरेस्ट रेट से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे अपने आप को बचाओगे। और लास्ट है कि सारा जब रिस्क पढ़ लिए तो ये सारा रिस्क बेसिकली रिलेटेड है विथ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, छोटा सा टॉपिक है 10 पेजेस का, दैट इज अकाउंटिंग रिलेटेड, हाउ टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे अपने F2 के अंदर पढ़े थे, F2 के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट का रिकॉर्डिंग पढ़े थे, यहां पर थोड़ा और डिटेल में अच्छे से बताया गया कि किस तरह से हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का। वो 4 टॉपिक पढ़ने से फाइनेंशियल इस पोर्शन कवर होगा, ठीक है। तो अभी अपना आज फोकस है व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क। हम बोल बहुत सारा चीज है जिससे समझ लो, अगर ज्यादा नहीं भी है तो पढ़ने का जो स्टांस है वो अलग है। सीए में पढ़ते थे क्वेश्चन है सम सॉल्व करना है, यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व माने कोई प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बात नहीं कर रहे, अपने बात कर रहे हैं फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, क्यों होता है, कैसे उससे बच सकते हैं। थोड़ा अलग तरह का अप्रोच ऑफ स्टडी अलग है सीए से, ठीक है। वहां तो अपने क्या देख रहे हैं कि भाई 4-5 कैटेगरी का सम आता है, ये सब करके चले जाए। यहां पर थोड़ा अलग बात है चैप्टर को पढ़ने का। तो अभी आज हम लोग का फोकस है कि फाइनेंशियल रिस्क किसको बोलते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि फाइनेंशियल रिस्क को 4 कैटेगरी में बांटा गया। एक है क्रेडिट रिस्क, लिखेंगे खाली सुन लिया, हम लिखाएगा। क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सामान क्रेडिट में बेचती है तो कस्टमर से पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समय पे नहीं मिलेगा क्या। मान लो बैंक्स ही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लोन देती है। हम लोग बोलते हैं कि बैंक्स लोग को अगर पैसा नहीं मिलता है तो उनको क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो बैंक्स में तो जो क्रेडिट कस्टमर्स को दे रही है, बैंक्स को पैसा कस्टमर से इंटरेस्ट प्रिंसिपल मिलेगा कि नहीं, देरी से मिलेगा क्या, दैट इज क्रेडिट रिस्क। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर वी आर डूइंग बिजनेस इन क्रेडिट, तो क्रेडिट में जो बिजनेस करते हैं वो बिजनेस के बदले, वो क्रेडिट के बदले हमको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समय पे मिलेगा कि नहीं, इस रिस्क को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। वो क्रेडिट रिस्क ऑर्गेनाइजेशन को कैसे फेस माने किस तरह से बच सकते हैं, व्हाट आर द मेथड्स बाय वी कैन अवॉइड दिस माने मिनिमाइज दिस क्रेडिट रिस्क। बिकॉज अपने ऐसा पढ़ते हैं ना, कोई भी दुकान में जाते तो लिखते क्या लिखा रहता है, उधार व्यापार की आत्मा है, मतलब क्रेडिट इज द सोल ऑफ द बिजनेस। तो बहुत ज्यादातर बिजनेस में क्रेडिट देना ही पड़ता है, तो अपने ये तो नहीं बोल सकते क्रेडिट देना बंद कर देंगे। वी हैव टू गिव क्रेडिट, लॉजिकल क्रेडिट, एंड टू हुम दोज हु विल पे। तो ये चीज ये बता रहा है कि क्रेडिट रिस्क क्या होता है, कैसे उसको मैनेज करते हैं। दूसरा है पॉलिटिकल रिस्क। थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि फाइनेंशियल रिस्क के अंदर पॉलिटिकल रिस्क क्यों आएगा, बिकॉज इट इज अ सेपरेट रिस्क, नॉट अ फाइनेंशियल रिस्क। बट फाइनेंशियल रिस्क के अंदर इसलिए डाला गया पॉलिटिकल रिस्क को। हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सपोज हम लोग अपना कंट्री के बाहर दूसरा कंट्री में बिजनेस करने जा रहे हैं, तो दूसरे कंट्रीज की जो पॉलिटिक पार्टी होगी या जो अपोजिशंस होंगे, उनका क्या व्यू है हमारे बारे में। मान लो कोई इंडिया में बिजनेस करने आ रहे हैं, तो इंडिया में तो अभी मई में इलेक्शन है, अप्रैल में, तो अगर इलेक्शन के बाद कौन पार्टी आएगी इंडिया में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में पार्टीज का व्यू क्या होएगा, क्या उनको इन्वेस्टमेंट करने दिया जाएगा कि नहीं, क्या उनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगा दिया जाएगा, कैसे उनको मैनेज किया जाएगा। पॉलिटिकल रिस्क तब अराइज होता है जब आप अपने कंट्री से बाहर दूसरे कंट्री में बिजनेस करने जाओगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एनी अदर इन्वेस्टमेंट यू डू, देन यू आर गोइंग टू सफर और यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिट फ्रॉम अदर कंट्रीज पॉलिटिकल रिस्क। तो वो पॉलिटिकल रिस्क को फाइनेंशियल रिस्क के टर्म में इसलिए बात कर रहे हैं, जब अपने दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो वो दूसरे कंट्री से अपने को जो भी फायदा नुकसान होगा। मैं अगर इंडिया में बिजनेस कर रहा हूं, मेरे को दूसरे कंट्री का रिस्क से मतलब नहीं है, तो मेरे लिए पॉलिटिकल रिस्क रेलेवेंट नहीं है। लेकिन इफ आई एम स्प्रेड आउट, आई एम डूइंग बिजनेस इन डिफरेंट कंट्रीज थ्रू ब्रांचेस, थ्रू सब्सिडियरीज, देन दूसरे कंट्री का भी पॉलिटिकल रिस्क मेरे लिए अफेक्ट होता है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं फाइनेंशियल रिस्क के अंदर पॉलिटिकल रिस्क। मेरा आपके लिए क्यों, गवर्नमेंट पॉलिसी वगैरह अगर चेंज कर दिया तो अपने उसको यहां पर डील नहीं कर रहे हैं, बिकॉज
जनरली फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह अगर आपका है, उस फाइनेंस उसको हम लोग फाइनेंशियल रिस्क के अंदर डाल रहे हैं। अगर अपना कंट्री में गवर्नमेंट रेगुलेशंस वगैरह चेंज होता है तो उसको बोलेंगे लीगल रिस्क, दैट इज नॉट पॉलिटिकल रिस्क। और अगर उसको पॉलिटिकल रिस्क नाम भी देते हैं, वो हम यहां नहीं डील कर रहे हैं। फाइनेंशियल रिस्क के अंदर केवल वो पॉलिटिकल रिस्क की बात कर रहे हैं जो रिस्क अराइज होता है बाहर इन्वेस्टमेंट वगैरह करने से, दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने से, ठीक है। बिकॉज राउंड अबाउट देयर आर 20 to 25 कैटेगरीज ऑफ रिस्क, वी आर टॉकिंग ओनली वन रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। और पूरा सिलेबस में 25 प्रकार के रिस्क हैं। मैं क्या बोला कि हम लोग फाइनेंशियल रिस्क पहले पढ़ेंगे, फिर सेकेंड एरिया हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिस्क, जिसका शुरू में 2-3 टॉपिक है। दैट इज ऑल्सो कवरिंग 25% पोर्सन ऑफ दिस सिलेबस। तो जब वो दोनों पढ़ लेंगे तो एक बहुत ब्रॉड व्यू अपना बन जाएगा। 35 और 25% पढ़ने के बाद रिस्क है क्या, फिर उसके बाद अलग अलग कंट्रोल मेजर्स है। तो एक तीसरा पोर्सन है, समझ लो फ्रॉड वगैरह कैसे कम कर सकते हैं, और चौथा पोर्सन है आईटी। तो मैं बोला आईटी सबसे लास्ट में पढ़ेंगे बिकॉज बोरियत ज्यादा है। जब हम लोग का फोकस बढ़ चुका होगा तो हम लोग आईटी पढ़ेंगे, थोड़ा ठीक लगेगा। यानी कि अलग अलग 4-5 एरिया जिसको पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी दिस इज फाइनेंशियल रिस्क, then we will study normal risk, then fraud, internal control, internal audit and all that, and then at the end we will do information IT, because IT वगैरह का भी 2 टॉपिक है ना, उसको भी पढ़ना। तो अभी अपने केवल बात कर रहे हैं फाइनेंशियल रिस्क। राउंड अबाउट 4 या 5 क्लास लगेगा इसमें, 4-5 क्लास में फाइनेंशियल रिस्क खत्म होएगा। तो फाइनेंशियल रिस्क के अंदर 4 तरह का रिस्क कवर कर रहे हैं। क्रेडिट रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क मतलब आपका फॉरेन करेंसीज में इनफ्लोज आउटफ्लोज है, आप फॉरेन करेंसी में डील करते हो, बिजनेस करते हो, तो आपको फॉरेन करेंसी रेट वगैरह चेंज होने से जो भी फायदा या नुकसान हो सकता है। रिस्क डज नॉट मीन्स लॉस, रिस्क मीन्स फायदा नुकसान दोनों। अपने ऐसा बोलते हैं ना, हाई रिस्क हाई गेन। तो हम लोग ऐसा नहीं बोलना चाह रहे कि रिस्क मतलब खराब ही होगा। ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में आदमी क्या सोचता है, रिस्क मतलब खराब, सुनने में ऐसा ही लगता है। तो बहुत जगह ये लोग भी ये बोलना चाह रहे हैं कि जब भी मैं रिस्क का एक्सप्लेनेशन दिया हूं, मैं खराब की बात कर रहा हूं, मैं अच्छे की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे जनरली डिक्शनरी मीनिंग रिस्क मींस डिविएशन, व्हाटएवर यू एक्सपेक्ट उससे अलग क्या हो सकता है। तो अच्छा खराब दोनों हो सकता है, बट ये बुक का फोकस रिस्क मतलब खराब बातों के लिए। बुक का ज्यादातर पूरा सिलेबस का फोकस है रिस्क मतलब खराब। खराब को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है, ये चीज बताना चाह रहे हैं। तो तीसरा रिस्क हो गया करेंसी रिस्क, और चौथा हो गया इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क मतलब अगर आपको बोरो या इन्वेस्ट करना है तो आपको इंटरेस्ट रेट से मतलब है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी कि गिरेगी, या आप बोरो या इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हो तो इंटरेस्ट रेट पे जो बोरो किए थे, बाद में इंटरेस्ट रेट वगैरह चेंज होने से जो रिस्क अराइज होता है उसको अपने बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। मतलब इस पहले चैप्टर में फाइनेंशियल रिस्क में बस इन चारों के बारे में इंट्रोडक्शन है। We can say कि interest rate is getting affected due to inflation. We can say currency is also getting affected due to inflation. तो इन्फ्लेशन को ऐसे अलग से नहीं बोला गया, वो इनडायरेक्टली यूज होएगा। मतलब जब इंटरेस्ट रेट और करेंसी रिस्क के बारे में डिटेल में बात करेंगे, देन इन्फ्लेशन अपने आप आ जाएगा, उसको अलग से एक पार्ट नहीं बनाया गया। ठीक है, हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि पहला टॉपिक है फाइनेंशियल रिस्क, जिसके अंदर ये चारों रिस्क क्या होते हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन इनसे बच सकती है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। दूसरा चैप्टर करेंसी रिस्क के बारे में ही है, दैट इज राउंड अबाउट 100 पेजेस चैप्टर। तीसरा चैप्टर इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में, दैट इज अगेन 50 पेजेस चैप्टर। और फिर लास्ट में इनके बारे में कुछ है नहीं, रिकॉर्डिंग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का रिकॉर्डिंग, 4 टॉपिक है। तो जो जहां तक इन दोनों का बात है, ये दोनों इसी चैप्टर के अंदर कवर्ड है। अलग से टॉपिक है करेंसी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, और फिर लास्ट में है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का रिकॉर्डिंग। तो हम लोग इस पे पहला रिस्क बात करते हैं अगर क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब हुआ कि आप जो भी क्रेडिट में सामान बेचते हो, जो आपके डेटर्स है, जो रिसीवेबल्स है, जिनसे आपको पैसा मिलना है, वो लोग आपको पेमेंट करेंगे कि नहीं, और अगर वो लोग पेमेंट करेंगे भी तो वो लोग समय पे पेमेंट करेंगे कि नहीं, डिले करेंगे क्या, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय है कि जब आप क्रेडिट ग्रांट करते हो, जब आप क्रेडिट देते हो तो आप कस्टमर का क्रेडिट वर्दीनेस प्रॉपरली चेक करिए। आपका प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, हाउ यू विल एनालाइज क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर। सपोज हम बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, मेरे को लोन चाहिए,
या तो बिजनेस करने के लिए, या हाउसिंग लोन, या कोई और पर्पस के लिए, गाड़ी का लोन चाहिए, तो बैंक डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर एनालिसिस करती है कि नहीं? इनकम टैक्स रिटर्न लेती है, एड्रेस प्रूफ लेती है, वगैरह सारा चीज़ लेती है बैंक। बैंक एनालिसिस कैसे करती है? बैंक तो यही देखती होगी ना कि मेरी इनकम क्या है, क्या मैं ईएमआई चुका पाऊंगा कि नहीं, मेरा और लोन क्या है, मेरे पास कौन कौन से एसेट्स है, मेरा ऑलरेडी क्या क्या, माने मेरा स्थिति को मेरे रिटर्न से एनालाइज किया जाएगा। मेरा बिजनेस नेचर क्या है, बिजनेस का ग्रोथ कैसा हो रहा है, ये सब चीज़ बैंक देखेगी। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना नॉर्म्स होता है क्रेडिट वर्दीनेस को एनालाइज करने का। ये कोई जरूरी नहीं कि जिस तरह से मैं क्रेडिट वर्दीनेस एनालाइज करूंगा आप भी वैसे ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। यू कैन हैव अ डिफरेंट प्रोसीजर, हर बैंक का अपना अपना प्रोसीजर है। मान लो आप बैंक के लिए अप्लाई किया, आपको एक बैंक से लोन मिल रहा है, दूसरा नहीं दे रहे, इसका मतलब दोनों का सिस्टम अलग है लोन देने का। तो क्रेडिट वर्दीनेस अगर आप कस्टमर की प्रॉपरली चेक करोगे तो प्रॉब्लम बाद में अराइज नहीं होगी कि आपको पैसा वापस मिलेगा कि नहीं कस्टमर से। यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर भी क्रेडिट में सेल्स हो रहे, क्रेडिट दे रहे हैं, वहां पर किसको क्रेडिट देंगे नहीं देंगे, कस्टमर का प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। अगर वो एनालिसिस करने के लिए आपके पास स्टाफ नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, सो दैट यू कैन गिव टू आउटसाइड एजेंसीज ऑल्सो। जैसे बहुत सारे बैंक्स लोग कस्टमर का क्रेडिट एनालिसिस करने के लिए चार्टर्ड लोग को टीम में रखा है, प्रोफेशनल फर्म्स है जिनको हायर करके रखा है, उनके पूल में है। जब कोई लोन वगैरह के लिए अप्लाई करता है, मैंने लोन के लिए अप्लाई किया आईसीआईसी बैंक को, तो आईसीआईसी बैंक बहुत सारे प्रोफेशनल चार्टर्ड फर्म को हायर करके रखा हुआ है, चार्टर्ड फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है कि जब मेरे को कोई क्लाइंट, मेरे पास कोई कस्टमर लोन के लिए आएगा तो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेना, उसका एनालिसिस करना, बेसिक रिपोर्ट तैयार करना, वो आप करोगे। आपको उसके बदले में फीस दूंगा। वो फीस कहां से लेगा आईसीआईसी बैंक? जिसको लोन दे रहे उसी से तो लेगा। लोन प्रोसेसिंग फी होता है ना, तो प्रोसेसिंग फी कस्टमर से लेकर अपने उस कंसल्टेंट को देंगे। बैंक्स लोग का काम करता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बैंक में 2 साल 3 साल जॉब किया इन द क्रेडिट डिपार्टमेंट, देन दे लीव द जॉब, they open their firm and giving advice to the banks as a credit advisor. बहुत सारा जन, it's a business model of many chartered firm. They are focusing on this area only. Suppose मैंने बैंक को अप्लाई किया लोन के लिए, तो बैंक का आदमी आता है घर पे, पूछने आता है, वो बैंक का आदमी चार्टर्ड लोग ही आता है। चार्टर्ड लोग बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रखे है कि आपके पास जो भी लोन लेने आएगा आपको कैसे उसको एनालाइज करना है, सब मैं कर लूंगा। तो बैंक को स्टाफ हायर नहीं करना पड़ता है, बैंक को ये नहीं देखना पड़ता स्टाफ समय पे आया कि नहीं आया, उसका पेरोल, ये सब। बैंक का अपना कॉन्ट्रैक्ट है कि एक क्लाइंट जितना का लोन लेगा उसका इतना % आपको देंगे चार्टर्ड को, बैलेंस पैसा बैंक के पास बच जाएगा। तो काम भी हो रहा है और गड़बड़ भी नहीं हो रहा है। मेरा ये बोलने का मतलब है कि बैंक्स नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर क्रेडिट में सामान बेचती है तो उसको क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना जरूरी है कस्टमर का। कैसे चेक करेंगे? प्रॉपर नॉर्म होना जरूरी। दूसरा, अगर अपने किसी को भी क्रेडिट में गुड्स बेच रहे हैं तो सिक्योरिटी क्या मिलेगी? माने क्रेडिट में गुड्स बेचते हैं, अनसिक्योर्ड भी होते हैं, लेकिन अगर हमको सिक्योरिटी मिल जाए कि अगर मेरे को पैसा नहीं मिले तो हम ये चीज ले सकते हैं, वो कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। व्हाट द सिक्योरिटी द कस्टमर कैन प्रोवाइड, क्या सिक्योरिटी हमें उससे मिल सकती है। तीसरा, कलेक्शन एफर्ट्स, कलेक्शन का सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए कि अगर कस्टमर के पास पैसा लेने जाना है, कौन लाएगा, कब लाएगा, कैसे उसको फोन करेंगे, कैसे कलेक्शन करेंगे, चेक से, कैश में, व्हाटएवर, व्हाट विल बी द कलेक्शन प्रोसीजर, एंड इफ द कस्टमर इज नॉट पेइंग, व्हाट लीगल एक्शन वी कैन टेक, व्हाट एक्शन वी शुड बी टेकिंग। मतलब क्रेडिट वर्दीनेस, अगर क्रेडिट रिस्क को हटाना है तो आपका पहला स्टेप है क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ कस्टमर एनालाइज करिए। दूसरा स्टेप है जो कलेक्शन करना है, पैसा कलेक्ट करना है, उसका सिस्टम बनाइए। हाउ टू कलेक्ट, व्हेन टू कलेक्ट, द मीन्स ऑफ कलेक्शन। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, कस्टमर पैसा दे रहा है लेकिन कोई लाने वाला नहीं है हमारे यहां से, कोई कलेक्शन करने वाला नहीं है, कोई कस्टमर पेमेंट कर रहे हैं, हम कैसे उससे पेमेंट ले, उसमें झमेला हो रहा है। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि कलेक्शन सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। और तीसरा, अगर कस्टमर डिफॉल्ट करे, समय पे पेमेंट ना दे, तो हम लोग उसके लिए क्या स्टेप्स लेंगे, क्या क्या लीगल स्टेप्स, किस ऑर्डर में हम लोग स्टेप्स लेंगे। अगर ये पॉलिसीज को हम फॉलो करेंगे, देन इन दैट केस हम लोग क्रेडिट रिस्क से बच सकते हैं। अब आता है 2 स्टेप और है। अगर हम लोग एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं तो जब इंडिया में लोग नहीं मालूम है कैसे हैं, पैसा देंगे कि नहीं, तो बाहर का कस्टमर है उसको उधारी में बेचेंगे, वो पैसा देगा कि नहीं, और ज्यादा रिस्क आता है। हम तो उससे कभी पर्सनली मिला भी नहीं है,
लेकिन अगर कोई पर्सन मेरे को बोल रहे है कि आप मेरे को सामान दीजिए, बहुत ज़्यादा का सामान वो ले रहे, तो मेरे को सोचना चाहिए ना उसको बेचना है कि नहीं मेरे को। तो अपने वहाँ पर थोड़ा और स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं। वी कैन गो फॉर क्रेडिट इंश्योरेंस। क्रेडिट इंश्योरेंस का मतलब होता है कि अगर आपने एक्सपोर्ट वगैरह किया है तो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज में तो बहुत सारा, माने इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री है ना, डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत सारी सुविधाएं हैं क्रेडिट रिस्क से बचने की। बहुत सारी एजेंसीज है जो लोग काम करती है, जो लोग कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, कस्टमर कैसा है, नहीं है, उसका फाइनेंशियल्स कैसा है। डेवलप्ड कंट्री, यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज, देयर आर मेनी थाउजेंड्स ऑफ एजेंसीज आर वर्किंग हु प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कस्टमर। तो हम लोग उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कस्टमर को उधारी देना चाहिए कि नहीं। या हम लोग ये भी कर सकते हैं कि क्रेडिट इंश्योरेंस में जा सकते हैं कि अगर हमको कस्टमर पैसा नहीं दिया तो हमको कौन पैसा देगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी। लेकिन अगर कस्टमर से पैसा डूबने का चांस ज्यादा है तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी बहुत हैवी होगा, बिकॉज प्रीमियम तो डिपेंड अपॉन रिस्क होता है ना। तो अगर आपका रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बहुत ज्यादा है तो प्रीमियम भी बहुत हैवी लगता है, तो सोचना पड़ेगा आपको उतना प्रीमियम देना है कि नहीं। सपोज हमें क्लाइंट को एडवाइस कर रहा था कि उसे कभी, मेरे साथ वो भी काम किए थे उस क्लाइंट के यहाँ जो आए नहीं अभी, हाँ, मैंने हम लोग क्लाइंट को एडवाइस दे रहे थे। तो क्लाइंट का एक्सपोर्ट का बिजनेस है, ड्राई फ्लावर्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो ड्राई फ्लावर्स जो एक्सपोर्ट करते हैं तो कोई कोई क्लाइंट उसका पैसा मार लेते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई क्लाइंट है जिससे 20 लाख रुपए बाकी है, देता ही नहीं। तो बोला भैया करे क्या इसका, कैसे उससे बचे। और मान लो कोई क्लाइंट है जिसको 10 बार सामान बेचे थे, 11वां बार वो पैसा मारा है, तो अपने को 10 बार तो अच्छा दिखा दिया ना, तो पता नहीं चलता है कि अब गड़बड़ कैसे करेगा। तो हम बोला कि जहां पर आपको ऐसा दिखता है वहां पर आप क्रेडिट इंश्योरेंस कर लीजिए, बिकॉज उनका सारा एक्सपोर्ट वगैरह यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में है, और वहां पर क्रेडिट एजेंसी माने दिस टाइप ऑफ कंसल्टेंट्स आर ह्यूज। तो एक बढ़िया कंसल्टेंट को हायर कर लीजिए, उसको एक फीस देंगे जिससे एटलीस्ट मान लीजिए आपका जो भी आपका खर्चा लेगा उसको इनवॉइस में थोड़ा जोड़ दीजिए, बढ़ा दीजिए प्राइस, कि कस्टमर अगर पेमेंट नहीं करेगा तो आप एटलीस्ट बच जाएं। क्रेडिट इंश्योरेंस करवा सकते हैं या एजेंसी को हायर कर सकते हैं, कस्टमर के बारे में प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर मेनी मीन्स नाउ, नॉट दैट कि आप किसी को भी बेच रहे पैसा मार लिया, ऐसा थोड़ी ना होता है आजकल। आजकल आप अपना रिस्क, क्रेडिट रिस्क बढ़िया से बचा सकते हैं। और बचपन से हम लोग पढ़ते हैं एक और होता है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग मतलब क्या होता है, हम लोग अपना डेटर्स फैक्टर को बेच दिए, डेटर्स फैक्टर को बेच दिए, पैसा हमको फैक्टर से मिल गया। और डेटर से पैसा कौन लेगा, डायरेक्टली फैक्टर। इसके अंदर दो तरह का फैक्टरिंग होता था, रिकोर्स, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। रिकोर्स फैक्टरिंग मतलब बैड डेट लॉस अगर होगा आप बियर करोगे, और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग मतलब बैड डेट लॉस अगर होगा तो वो भी फैक्टर बियर करेगा। उसके अंदर और भी स्टोरी होता था, हम लोग उसका इनवाइसिंग, बिल वगैरह बनाना, लेजर वगैरह बनाना, वो भी फैक्टर को बोल दिए कि भाई तुम ही बनाओ, तुम ही समझो, तुम ही तो पैसा लाओगे ना, कब कौन कितना दिया तुम ही करो। इंडिया में ये काम इंडसइंड बैंक बहुत ज्यादा करते हैं, फैक्टरिंग का काम सब बैंक नहीं करते, ज्यादा सब कोई फोकस कर रहे हैं ना। तो इंडिया में इंडसइंड बैंक फैक्टरिंग सर्विसेज बहुत ज्यादा ऑफर करते हैं। फैक्टरिंग सर्विसेज आप इंडसइंड बैंक से जाएंगे, बात करेंगे, वो लोग बताएगा कि हम लोग फैक्टरिंग सर्विसेज किस तरह से ऑपरेट करते हैं। फैक्टर मतलब कोई पर्सन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स, जिसको आप अपना डेटर सेल कर दी, आपको पैसा फैक्टर से मिल गया, अब डेटर से पैसा फैक्टर अपने आप लाते रहेगा। अगर रिकोर्स फैक्टरिंग है तो अगर बैड डेट लॉस होगा, फैक्टर को पैसा नहीं मिला डेटर से, तो वो आपसे लेगा। और अगर नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग है तो डेटर से पैसा अगर नहीं भी मिला, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको फैक्टर से पैसा मिल जाएगा। फॉर दैट द फैक्टर विल बी चार्जिंग कमीशन। तो यू हैव टू थिंक वेदर यू शुड बी पेइंग दैट मच कमीशन टू हैव फैक्टर, बिकॉज कमीशन से हमारा नुकसान भी होगा ना। मान लो फैक्टरिंग कमीशन 3% है, तो जो भी फायदा मेरे को होता 3% तो सीधा सीधी गया, बट आई कैन फोकस ऑन माई सेल्स, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट कलेक्शन एंड ऑल दैट, दैट इज कॉल्ड फैक्टरिंग। सो फैक्टर कभी भी पैसा, फैक्टर तो आपको पैसा दे रहे हैं ना। तो नॉर्मली क्या होता है कि फैक्टर लोग जितना डेटर्स है उसका 80 to 85% मनी एडवांस में देते हैं, वो उस समय ही दे देते हैं। माने आपका समझ लीजिए 100 करोड़ का डेटर्स है, यू विल बी गेटिंग 80 करोड़ 85 करोड़ नाउ, बट ऑन दैट दे विल बी चार्जिंग इंटरेस्ट, बिकॉज इफ यू वुड बी कलेक्टिंग फ्रॉम डेटर्स यू वोंट बी गेटिंग 85 करोड़ नाउ। तो हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि फैक्टर से एक साथ एक पीरियड का बात कर लिए, मान लीजिए 2 months, कि फैक्टर विल कलेक्ट फ्रॉम डेटर्स इन 2 months, यानी कि यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट 80 or 85 करोड़ फॉर 2 months, एंड देन आफ्टर, even though if the factor is not collecting money in 2 months, you don't have to pay interest after 2 months, because that you have already decided
कि 2 महीना में पैसा आ जाएगा। ये सब डिसीजन कैसे होता है? डेटर्स का एनालिसिस करके, कौन कौन सा डेटर्स है, कब पैसा देता है, देरी कैसे करता है, उसके बेसिस पे पीरियड डिसाइड किया जाता है। यानी कि अगर अपने क्रेडिट रिस्क से बचना चाहते हैं तो अपने पास बहुत सारे स्टेप्स है जिनको अपने फॉलो कर सकते हैं और क्रेडिट रिस्क को बहुत हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है। जहां पर भी क्रेडिट में सामान बेचना है, इसके बगैर बिजनेस नहीं चल सकता है, वहां पर क्रेडिट रिस्क रहेगा। लेकिन आप अगर प्रॉपर स्टेप्स लोगे तो आप क्रेडिट रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। तो स्टेप्स क्या हुआ, फिर से समरी। पहला, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना। दूसरा, कलेक्शन सिस्टम बनाना। तीसरा, अगर आपका एक्सपोर्ट सेल्स वगैरह है तो फॉरेन एजेंसीज को हायर करना या क्रेडिट इंश्योरेंस करवाना और फैक्टरिंग में जा सकते हैं। इतने सारे चीजों से आप क्रेडिट रिस्क को कम और अवॉइड कर सकते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्ट वगैरह में होता है कि अपने कस्टमर को बोल दिए कि अपना बैंक से हमको गारंटी दीजिए कि आप अगर पेमेंट नहीं करोगे तो बैंक हमको देगा। तो इन दैट केस अपना रिस्क जीरो हो जाता है। बिकॉज नॉर्मली अगर फैक्टर पैसा नहीं देगा तो कौन पैसा माने, अगर कस्टमर पैसा नहीं देगा तो उसकी बैंक देगी। लेकिन बहुत जगह लेटर ऑफ क्रेडिट में आजकल बिजनेस हो नहीं पाता, बहुत जगह। बिकॉज आप अगर किसी को सामान बेच रहे हो तो कस्टमर क्या बोल रहे हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट में दे नहीं पाऊंगा, फिर भी आपको बिजनेस एक्सपेंड करना है। तो हम लोग क्रेडिट इंश्योरेंस या क्रेडिट एनालिसिस में ज्यादा फोकस रखते हैं एज कंपेयर टू लेटर ऑफ क्रेडिट। बिकॉज हर आदमी तो ग्रो करना चाहते हैं ना। आपके पास ऑर्डर आया है, सेल हो रहा है, तो सेल करना तो पड़ेगा ना। तो आपको ध्यान देना होगा कि कैसे उसको बचाया जाए। कस्टमर इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंज कर सके। बिकॉज बैंक्स लेटर ऑफ क्रेडिट तभी इशू करती है जब कस्टमर एग्जैक्टली उतना ही पैसा बैंक में जमा कर देगा। मार्जिन मोटा मोटी 90-95% होता है, तो फिर इनडायरेक्टली तो सारा पैसा ही कस्टमर दे ही रहा है ना। इसलिए लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू बिजनेस अगर बहुत स्ट्रांग आपका माने गुड्स है तब तो आपको कस्टमर पैसा ऐसे भी देगा। लेकिन अगर आपको बिजनेस को स्प्रेड करना है तो लेटर ऑफ क्रेडिट के बेसिस पे बिजनेस स्प्रेड होना मुश्किल होगा। इसलिए इन प्लेस ऑफ दैट इफ वी विल गो विद द एजेंट और विद द क्रेडिट इंश्योरेंस, इट इज अ मच बेटर ऑप्शन देन गो फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट, बट इट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। तो अपने क्रेडिट रिस्क को उस तरह से कम कर सकते हैं। पॉलिटी रिस्क बाद में आ रहे हैं, एक बार करेंसी रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क में आते हैं। तो पहले इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब होता है अगर आपने ऑलरेडी बोरो करके रखा है या आप इन्वेस्ट करके रखे हो, तो अगर आप बोरो करके रखे हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या है, फिक्स्ड है कि फ्लोटिंग है, और वो बोरो कितने दिनों के लिए करके रखे हो। अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा है तो इंटरेस्ट रेट क्या है, फिक्स्ड है कि फ्लोटिंग है, और आप इन्वेस्ट करके रखे हो तो कितने दिन के लिए इन्वेस्ट करके रखे हो। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होती है, तो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आपको फिक्स्ड रेट इनकम होती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से आपको लॉस होगा। हम एक सिंपल एग्जांपल ले रहे, मान लो मैंने बैंक में एफडी किया है 5 इयर्स के लिए। 5 इयर्स का इंटरेस्ट रेट मान लो इंडिया में 9% है, यानी कि मेरे को 9% इंटरेस्ट 5 साल तक मिलेगा। मान लो मैंने एफडी आज किया, 6 महीना बाद मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, 9.5% हो गया, लेकिन मेरे को तो 9 ही मिल रहा है, तो मैं दुखी होऊंगा कि नहीं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से आपको नुकसान कब होगा, जब आपने फिक्स्ड रेट में इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन अगर आपने फिक्स्ड रेट में बोरोइंग किया है तो बिकॉज आपको तो ज्यादा नहीं देना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद। और अगर आपने फ्लोटिंग रेट में इन्वेस्टमेंट किया और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो जितना बड़ा आपको वो मिल जाएगा, और अगर आपने बोरो किया है तो ज्यादा भी लगेगा। यानी कि डिपेंड करता है कि आपका पोजीशन क्या है, आपका पोजीशन फिक्स्ड है कि फ्लोटिंग है, और मार्केट में रेट बढ़ने और घटने से आपको क्या फायदा नुकसान होगा। हम लोग इस चीज को दूसरा तरह से भी बोल सकते हैं। मान लीजिए मैंने बिजनेस करने के लिए बोरो करके रखा हुआ 100 करोड़ का मैंने लोन लिया है, और मेरा लोन है फिक्स्ड रेट 10% पर एनम, और मेरे को लोन के ऊपर इंटरेस्ट 20 इयर्स तक चुकाना है, बिकॉज आई बोरोड फॉर 20 इयर्स। यानी कि 100 करोड़ पे 10% करके 20 इयर्स तक मेरा आउटफ्लो होगा। मेरा ही जैसे बिजनेस में आप भी है, मान लीजिए आप भी वही बिजनेस करते हैं, लेकिन आपने फ्लोटिंग रेट लोन लेके रखा है। फ्लोटिंग रेट इज बेस्ड ऑन सम बेस रेट, बेस रेट इज लीबर। लीबर इज व्हाट, लंदन इंटर बैंक रेट। लंदन ही क्यों,
अपने ऐसा बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में वर्ल्ड का बेस्ट डेवलप्ड फाइनेंशियल मार्केट लंदन इंटरबैंक मार्केट है। वैसा डेवलप्ड मार्केट और दूसरे जगह नहीं है। तो वहां की इंटरेस्ट रेट को अपने सबसे सही मानते हैं कि दैट इनकॉर्पोरेट्स ऑल द फैक्टर्स, वर्ल्ड इकोनॉमी, पर्सनल इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, सब कुछ, सारे फैक्टर्स को देखकर जितना भी सुंदर रेट होना चाहिए वो लंदन इंटरबैंक रेट से ही आता है। इसलिए लंदन में फाइनेंशियल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, तो लंदन इंटरबैंक रेट को फोकस दिया गया है। वी कैन टेक एनी अदर बेस रेट ऑल्सो, लेकिन ज्यादातर सम्स वगैरह में भी क्या दिखते हैं, लीबर। लंदन इंटरबैंक रेट का मतलब बैंक्स लंदन में, यूके में जो टॉप रेटेड बैंक्स हैं वो एक दूसरा से शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो बोरो और लेंडिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं मनी मार्केट, मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए एक दूसरा को फंड्स लिया और दिया जाता है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि अगर मनी मार्केट मतलब लंदन इंटरबैंक मार्केट में जो टॉप रेटेड बैंक्स है वो लोग शॉर्ट टर्म के लिए एक दूसरा को जो बोरो और लेंड करते हैं, तो जो इंटरेस्ट रेट होती है वो इंटरेस्ट रेट को हम लोग बोलते हैं लीवर। तो मान लीजिए मैंने बोरो किया है 100 करोड़ रुपीस फॉर 20 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10%। मेरा ही जैसा बिजनेस में मेरा कंपटीटर है, उसने भी बोरो किया है, लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट है फ्लोटिंग, लीवर प्लस 4%। मेरे कंपटीटर का इंटरेस्ट रेट है लीवर प्लस 4%। हम फिक्स्ड रेट पे बोरो किया है, तो मेरे को इंटरेस्ट रेट बढ़ने से डर है कि गिरने से डर है? मेरे को तो किसी से डर नहीं है, बिकॉज हम अगर फिक्स्ड रेट बोरो किए हैं तो फिक्स्ड रेट मेरे को देना, बढ़ेगा तो भी 10, गिरेगा तो भी 10। लेकिन मेरा कंपटीटर है वो फ्लोटिंग रेट बोरो किया, तो उसको क्या चीज का डर है? बढ़ेगा तो। मान लीजिए इंटरेस्ट रेट मार्केट में गिर गया, मेरे को लाभ होगा? मेरे को तो 10% ही पे करना है, लेकिन मेरे कंपटीटर को लाभ होगा। क्यों? बिकॉज इंटरेस्ट रेट गिर गया तो उसका तो फ्लोटिंग रेट है ना, तो गिर गया तो उसको कम पैसा देना पड़ेगा। तो माई कंपटीटर विल बी मोर कंपिटिटिव एज कंपेयर टू मी बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट मूवमेंट इन द मार्केट। तो ही विल बी एबल टू सेल हिज गुड्स एट अ लोअर प्राइस बिकॉज हिज कॉस्ट हैज गॉन डाउन। तो मेरा अगर फिक्स रेट बोरोइंग है, फिर भी मेरे को फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट से मतलब है, बिकॉज कंपटीटर के थ्रू तो हम मतलब रखेंगे ना, तो इंटरेस्ट रेट उसको भी इनकाउंटर कर रहे हैं। माने आपका जो इन्वेस्टमेंट या बोरोइंग किया हुआ है, इंटरेस्ट रेट चेंज होने से आपका जो एसेट्स और लायबिलिटी के ऊपर चेंजेस आएगा, सो तो इंटरेस्ट रेट रिस्क ही है, लेकिन आपके कंपटीटर के ऊपर अफेक्ट भी तो आपको अफेक्ट करता है ना, तो उसको भी हम लोग इंटरेस्ट रेट रिस्क के अंदर डालते हैं। मान लो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो माई कंपटीटर विल बी लेस कॉम्पिटिटिव बिकॉज ही हैज टू पे मोर, बट आई डोंट हैव टू पे मोर बिकॉज माई पेमेंट इज फिक्स 10%, तो आई विल बी मोर कॉम्पिटिटिव, यानी कि फायदा भी हो गया। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क के अंदर अपने वो सारी बातें कर रहे हैं। ये इंटरेस्ट रेट रिस्क से बचने के लिए क्या करना चाहिए? फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप, एफआरए, बहुत सारे एग्री पोर्शंस हैं, वो अपने यहां डील नहीं कर रहे हैं, वो अलग से इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में जब इंटरेस्ट रेट का टॉपिक में जाएंगे तो डील करेंगे। यहां खाली बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है। अब है इंटरेस्ट रेट रिस्क में यहां पर एक चीज ये लोग डील कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने 500 करोड़ बोरो करके रखा है एट द रेट ऑफ 10%, फिर मैंने 300 करोड़ और बोरो करके रखा है एट द रेट ऑफ 8%। 500 करोड़ बोरो करके रखा है 10% पे और 300 करोड़ बोरो करके रखा है एट द रेट ऑफ 8%। तो एवरेज में मेरा इंटरेस्ट रेट क्या है? 500 इंटू 8% प्लस 300 इंटू 500 इंटू 10% प्लस 300 इंटू 8% डिवाइडेड बाई 500 प्लस 300, इट विल गिव यू एवरेज इंटरेस्ट रेट। कि अगर मेरा अलग अलग टाइप का बोरोइंग है तो एवरेज में सारा बोरोइंग क्या रेट पे है। सपोज मैंने बोरो भी किया है, इन्वेस्ट भी किया है, मैंने बोरो भी करके रखा है, इन्वेस्ट भी करके रखा है, तो जनरली नेट बोरोइंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट तो शेयर वगैरह से भी होता है ना। हम लोग ऐसा देखते कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट में बोरोइंग्स आर मोर देन इन्वेस्टमेंट्स जनरली, बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स आर टेकिंग प्लेस फ्रॉम इक्विटी ऑल्सो। तो अगर आपने इन्वेस्ट किए कहीं पर और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और बोरो किए हैं, बोरोइंग वाला पोर्शन ज्यादा होता है। मान लो मैंने 1000 करोड़ बोरो करके रखा है और 200 करोड़ मैंने इन्वेस्ट करके रखा है, तो नेट बोरोइंग कितना है? 800 करोड़। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि फिक्स्ड रेट का एक्सपोजर को अलग डील करेंगे और फ्लोटिंग रेट का एक्सपोजर को अलग डील करेंगे। एक्सपोजर मींस व्हाट इज द टोटल नेट बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट
इन फिक्स्ड रेट और इन फ्लोटिंग रेट। फिक्स्ड रेट वाला जो होगा उसको बोलेंगे फिक्स्ड रेट एक्सपोजर, और फ्लोटिंग रेट वाला जो होगा उसको बोलेंगे फ्लोटिंग रेट एक्सपोजर। एक्सपोजर मतलब हुआ आपका जो भी फिक्स्ड या फ्लोटिंग रेट पे इन्वेस्टमेंट या बोरोइंग किया हुआ है वो नेट में कितना है। और फिक्स्ड रेट वाले में हम लोग एवरेज रेट निकाल लेते हैं कि अगर दो तरह का बोरोइंग है तो एवरेज बोरोइंग क्या है। फिक्स्ड रेट वाले में हम लोग एवरेज मैच्योरिटी निकाल लेते हैं कि अगर आपका बोरोइंग 3 साल के लिए है, कोई दूसरा बोरोइंग 5 साल के लिए है, कोई दूसरा बोरोइंग 6 साल के लिए है, तो एवरेज में बोरोइंग कितने साल के लिए है। फ्लोटिंग रेट के अंदर खाली एक्सपोजर बोलते हैं जितना अमाउंट आपने बोरो या इन्वेस्ट किया है, और फिक्स्ड रेट के अंदर एक्सपोजर बोलते हैं जो टोटल अमाउंट आपने एवरेज में एवरेज मैच्योरिटी के लिए एवरेज रेट पे बोरो या इन्वेस्ट किया है। मतलब चैप्टर ये बता रहा है कि जो भी आपका बोरोइंग या इन्वेस्टमेंट है फिक्स्ड रेट या फ्लोटिंग रेट पे, उसका टोटल एक्सपोजर कितना है, कितना रुपया का टोटल आपने बोरोइंग या लेंडिंग करके रखा है, इन्वेस्टमेंट करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल एक बार एक पेज खोलेंगे, बिकॉज बोलने से समझ में नहीं आ रहा है इसलिए। पेज नंबर 385 खोलिए, P3 का पेज नंबर 385। पेज 385। पेज 385। मेरे ख्याल से पेज नंबर थोड़ा अलग हो गया। नहीं ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा कवर बुक का ऐसा है और आप लोग का कवर थोड़ा अलग है। कोई बात नहीं है, हम भी ये बुक अपने लिए मंगाया है ही नहीं। और एक बार दीजिए, बता, ये नया प्रिंट निकाला है वो लोग। हाँ, 4 जन के, हम तो 5-6 सेट मंगाया था, है ही नहीं। कहाँ से मंगाया, बुक ही नहीं है। 4 ही सेट है, लेकिन और मंगाया हम 5-6 सेट। आपका पेज 381 है, मेरा पेज 385 है, आप लोग का पेज 381 है, यानी कि 2-4 पन्ना कम ही हुआ है। अच्छा ही है। पेज 381 में एक इलास्ट्रेशन लिखा हुआ है। पेज 381 में एक इलास्ट्रेशन है। एक बार आपके बुक के ऊपर ये वाला डेट कितना लिखा हुआ है? हाँ, कहीं तो होएगा ही। या ठीक है, ठीक है, ठीक है। माने इन माई बुक इट इज रिटन 12-13 एडिशन एंड इन योर बुक इट इज रिटन 13-14 एडिशन। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम पेज नंबर दोनों से बोला करेगा, ठीक है। यानी कि इफ यू हैव बुक ऑफ 2012-13 एडिशन देन पेज 385, एंड इफ यू हैव बुक ऑफ 2013-14 एडिशन देन पेज 381, ठीक है। तो उसके अंदर है कि एक कंपनी ब्लॉक, माने इलस्ट्रेशन ऑन इंटरेस्ट रेट रिस्क एक्सपोजर, ब्लॉक हैज द फॉलोइंग लाइबिलिटीज एट 1 जनवरी ईयर 1। 1 जनवरी ईयर 1 को ये सब लाइबिलिटी कंपनी की है। बैंक लोन 400 मिलियन, इंटरेस्ट रेट लीबर प्लस 50 बेसिस पॉइंट, 50 मिलियन पाउंड फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, इंटरेस्ट रेट लीबर प्लस 25 बेसिस पॉइंट, 200 मिलियन 6.5% बॉन्ड्स रिडीमेबल 30 जून ईयर 3, और 356% बॉन्ड्स रिडीमेबल 30 सितंबर ईयर 4। अब ध्यान देंगे, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 1 जनवरी फर्स्ट ईयर में खड़े हैं, जैसे हम लोग भी जनवरी में हैं, बोल रहे हम लोग 1 जनवरी को खड़े हैं। पहला 2 लोन तो फ्लोटिंग रेट लोन है, बिकॉज उसमें क्या लिखा हुआ है, लीबर प्लस 50 बेसिस पॉइंट एंड लीबर प्लस 25 बेसिस पॉइंट। ये हमें पता होगा 100 बेसिस पॉइंट मींस 1%, तो लीबर प्लस 50 बेसिस पॉइंट मींस लीबर प्लस 0.5%, और लीबर प्लस 25 बेसिस पॉइंट मींस लीबर प्लस 20.25%। तो पहला दोनों तो फ्लोटिंग है और दूसरा दोनों क्या है, फिक्स रेट लोन है। तो हम लोग बोलते हैं कि एक्सपोजर हो गया हमारा फ्लोटिंग में 400 और 50, 450 मिलियन पाउंड का फ्लोटिंग रेट एक्सपोजर है, 450 मिलियन पाउंड का, और फिक्स रेट एक्सपोजर है 200 और 350, 550 मिलियन पाउंड का। नीचे लिखा है
the company has floating rate liability of 450 million and fixed rate liability of 350 million, sorry 550 million. 550 का नीचे दो कैलकुलेशन किया, ध्यान देंगे. पहला कैलकुलेशन है इंटरेस्ट रेट के बारे में कि 200 के ऊपर 6.5% इंटरेस्ट है, 350 के ऊपर 6% इंटरेस्ट है, तो एवरेज में 550 के ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या आ रहा है 6.18%. जो मेरा फिक्स रेट लोन है 550 मिलियन, उसके ऊपर एवरेज में इंटरेस्ट रेट क्या है 6.18%. तो अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो मेरे को फायदा होगा कि नुकसान होगा? मेरे को कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे कंपटीटर्स को नुकसान होगा अगर उसने फ्लोटिंग रेट पे बोरो करके रखा है. क्योंकि उसने अगर फ्लोटिंग रेट पे बोरो करके रखा, उसको बेसी पे करना पड़ेगा. मेरे को तो 6.18 पे करना है, तो मेरे लिए अच्छा हुआ. और अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर जाएगी तो क्या होगा? बिकॉज मेरे को तो 6.18 पे करना है, लेकिन कंपटीटर को तो कमती पे करना है, तो कंपटीटर ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाएगा मेरे से. इस बात को उन्होंने एक्सप्लेन किया है. The average interest rate would be compared to the other companies in the same industry to ascertain whether it was higher or lower, while bearing in mind the general expectation of movement in the base rate. If block average rate is higher than the competitors and the base rate is expected to fall, then it will be deemed more risky because block will pay more interest in the future. क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए एवरेज में जो आपका रेट है वो आपके कंपटीटर से ज्यादा है, और कंपटीटर का फ्लोटिंग रेट भी है, और बाद में इंटरेस्ट रेट गिरने वाली है. तो एक तो ऑलरेडी आपका रेट हाई है, और दूसरे तरफ से इंटरेस्ट रेट मार्केट में गिरने वाली है, तो आपका कंपटीटर तो और कम चुकाएगा. पहले से ही उसका जो रेट ऑफ बोरोइंग फ्लोटिंग बेसिस पे वो एवरेज में 6.18 से कम है, और मार्केट में फोरकास्ट किया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट और गिरेगी, तो उसका तो और रेट कम हो जाएगा. यानी कि आप तो बहुत ज्यादा रिस्की हो गए अपने बिजनेस में, बिकॉज आपने तो फिक्स रेट पे बोरो करके रखा है. फिर उन्होंने लिख रहा है कि आपका एवरेज में फिक्स रेट पे मैच्योरिटी कितना है, तो 200 का मैं बोल रहा हूं कि मैंने बोरो किया है 6.18% पे फिक्स. आप भी मेरे जैसे बिजनेस में हैं, आपने बोरो किया है फ्लोटिंग रेट पे, और आपका फ्लोटिंग रेट है लीवर प्लस 1%, लेकिन लीवर मार्केट में 5% रन कर रहे हैं, तो आपका इफेक्टिवली रेट क्या चल रहा है 6, लेकिन मेरा क्या चल रहा है 6.18. यानी कि प्रेजेंट जो मार्केट है उसमें ऑलरेडी हम खराब है, और हम लोग दोनों फोरकास्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट गिरने वाली है, तो आप तो और बढ़िया होने वाले हैं. यानी कि ऐसे ही हम खराब है और ऊपर से फ्यूचर में और खराब होने वाला है. यानी कि मेरे को इंटरेस्ट रेट रिस्क बहुत जोर का है. इससे कैसे बचेंगे? हम सोचेगा हम भी अपना फिक्स को क्या कर दे, फ्लोटिंग बना दे. तो फिक्स को फ्लोटिंग, फ्लोटिंग को फिक्स बनाने का तरीका होता है फ्यूचर ऑप्शन स्वैप वगैरह. तो कैसे उससे बचेंगे वो यहां बात नहीं कर रहे हैं, पहले यहां फील तो ले कि क्या रिस्क है. अब क्या बात कर रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं कि एवरेज में मैच्योरिटी क्या है. 200 मिलियन का मैच्योरिटी 2.5 इयर्स, और 350 मिलियन का मैच्योरिटी 3.75 इयर्स. तो एवरेज में 550 का मैच्योरिटी 3.3 इयर्स. यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे कि 550 मिलियन का एट द रेट ऑफ 6.18% 3.3 इयर्स के लिए हम लोग का एक्सपोजर है. 550 मिलियन फिक्स रेट हम लोग बोरो करके रखे हैं एट द रेट ऑफ 6.18% एवरेज में. कितने साल के लिए? 3 इयर्स के लिए हम लोग बोरो करके रखे हैं. 550 मिलियन एट द रेट ऑफ 6.18% फॉर 3 इयर्स आवर फिक्स्ड एक्सपोजर इज देयर. मतलब आपको एग्जाम में अगर बोलेगा कोई क्वेश्चन के अंदर कि फिक्स रेट एक्सपोजर बताइए, तो फिक्स रेट जितना भी लोन है एवरेज में इंटरेस्ट रेट निकालोगे, एवरेज में मैच्योरिटी निकालोगे, और फिर बोलोगे 550 मिलियन एट द रेट ऑफ 6.18% फॉर 3.3 इयर्स, तब आपको नंबर मिलेगा. और फ्लोटिंग में कुछ अलग से कैलकुलेशन नहीं करना है, फ्लोटिंग का अलग ही रहेगा, जो अलग अलग है वैसे ही. तो फ्लोटिंग का एक्सपोजर है 450 मिलियन और फिक्स का एक्सपोजर है 550 मिलियन एट द रेट ऑफ 6.18% फॉर 3.3 इयर्स. अब ये मैच्योरिटी ईयर से क्या इंपॉर्टेंस है? मैंने फिक्स रेट बोरोइंग कितना साल के करके रखा है? 3.3 इयर्स के लिए. तो अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिरने वाली है तो मेरे को तो 3.3 इयर्स तक नुकसान होने वाला है ना. अगर मेरा बोरोइंग जो एवरेज में होता वो अगर मान लो 6 महीना के लिए होता तो मेरे को नुकसान तो 6 महीना के लिए रिस्क होता, लेकिन मैं अपने आप को 3.3 इयर्स के लिए ब्लॉक करके रखा हूं. इसका मतलब अगर इंटरेस्ट रेट 3 साल में गिरेगी 3.3 इयर्स में तो मेरे को लॉस होने के चांसेस है. क्यों?
बिकॉज ऑफ माई कंपीटिटर, बिकॉज मेरा तो बोरोइंग क्या है, फिक्स्ड है। तो आगे इस बात को उन्होंने नेक्स्ट पेज में लिखा है, टाइम टू मैच्योरिटी क्रिएट्स अ सेपरेट मेजर ऑफ एक्सपोजर। अगेन ब्लॉक एवरेज टाइम टू मैच्योरिटी विल बी कंपेयर्ड टू इट्स कंपीटिटर। If the time to maturity is longer than the competitor and the rates are expected to fall, then the block is more risky since it had ties it to longer term fixed rate borrowing, paying out too much interest and possibly incurring a redemption penalty if it tried to restructure its debt. बोल रहे कि अगर आप अपना लाइबिलिटी को फिक्स के बदले फ्लोटिंग भी बनाने जाओगे तो दूसरा कौन लेगा? बिकॉज आपका खराब चीज कोई लेता है क्या? बढ़िया चीज होता है तो कोई ले लेता है, खराब का दाम भी खराब मिलेगा तो आपको चेंज करने में भी बहुत नुकसान होगा। यानी कि अगर आपका फिक्स्ड रेट बोरोइंग है तो आपको आपके कंपटीटर के थ्रू एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेनेशन को, और अगर आपका फ्लोटिंग रेट है तो आपको अपने थ्रू ही एक्सप्लेनेशन करना है। आपका फ्लोटिंग रेट है तो आप ही का रेट तो अलग अलग होते जाएगा ना, तो आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा आप खुद ही बोल सकते हो। और अगर आपका फिक्स रेट है तो आपको किस तरह से बोलना है, कंपटीटर को बेस करके बोलना होगा। इंटरेस्ट रेट रिस्क मतलब अगर आपने ऑलरेडी बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट करके रखा है, फिक्स भी करके रखा है या फ्लोटिंग पे करके रखा है, उसके कारण आपको जो नुकसान या फायदा हो सकता है उसको हम लोग इंटरेस्ट रेट रिस्क बोलते हैं। इससे बचने के उपाय हैं फ्यूचर ऑप्शन, स्वैप, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, इंटरेस्ट रेट गारंटी एग्रीमेंट, अलग अलग ऑप्शंस जिनको हम लोग सेपरेट टॉपिक में डील करेंगे। अभी केवल यह बात हो रही है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क किसको बोलते हैं, ठीक है। करेंसी रिस्क, फ्लोटिंग में कुछ कैलकुलेशन ही नहीं किए हम लोग, तो फिक्स का कैलकुलेशन का बात की है, फ्लोटिंग का तो कोई कैलकुलेशन डिस्कस है। अरे मेरा भाई 200 का लोन का मैच्योरिटी 3 साल और 350 का लोन का मैच्योरिटी 4 साल, कुछ भी बोला होगा तो आप अमाउंट इनटू ईयर प्लस अमाउंट इनटू ईयर डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट कर देंगे, एवरेज मैच्योरिटी आ जाएगा। अमाउंट इनटू रेट प्लस अमाउंट इनटू रेट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। आपका 2-3 तरह का जो लोन है आपको उसका एवरेज रेट और एवरेज मैच्योरिटी निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे एवरेज निकालते वैसे एवरेज निकाल रहे हैं, उसका प्रेजेंटेशन मत ध्यान दीजिए, आप सीधा सीधी सोचिए अमाउंट इनटू पीरियड प्लस अमाउंट इनटू पीरियड प्लस अमाउंट इनटू पीरियड द होल थिंग बाय टोटल अमाउंट, अमाउंट इनटू रेट प्लस अमाउंट इनटू रेट प्लस अमाउंट इनटू रेट प्लस अमाउंट इनटू रेट डॉट 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 द होल थिंग डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, तो एवरेज रेट और एवरेज मैच्योरिटी आ जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे फिक्स रेट एक्सपोजर। लेकिन कैलकुलेशन से ज्यादा लॉजिक जो बोल रहा है उस पर ध्यान रखिए, बिकॉज ये थोड़ी ना कोई क्वेश्चन आ रहा है, हमको तो नहीं लगता है कि एक्सपोजर एवरेज में निकालने आ रहे हैं, ऐसे ही समझा रहे हैं, ठीक है, दिस इज वेरी लो लेवल, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बेसिक लॉजिक क्या देना चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट के कारण आपको क्या रिस्क है, या तो डायरेक्टली आपको रिस्क है इंटरेस्ट रेट बढ़ने घटने से बिकॉज ऑफ फ्लोटिंग बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट, या कंपटीटर के थ्रू आपको रिस्क है। अगर आपका फिक्स बोरोइंग है तो कंपटीटर पे जो प्रभाव पड़ेगा उसके तो अकॉर्डिंगली रिस्क बोलना चाह रहे हैं। तो अगर कोई केस स्टडी आएगा तो उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क अगर बोलने जाएंगे तो हम लोग इन बातों को एक्सप्लेन करेंगे ना। आगे भी जब चैप्टर इंटरेस्ट रेट रिस्क का करेंगे, अगर ये समझेंगे ही नहीं कि क्यों रिस्क है तो फिर आगे सम्स करने में बहुत कुछ नहीं समझ में आएगा। तभी समझ में आएगा जब रिस्क क्या है ये समझे हम लोग, इंटरेस्ट रेट रिस्क कैसे है, क्यों होता है, क्या एक्सपोजर है, उसको समझना चाह रहे हैं। तो जैसे क्रेडिट रिस्क समझा वैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क। करेंसी रिस्क, करेंसी रिस्क को हम लोग जनरली 3 भागों में बांटते हैं, ट्रांजैक्शन रिस्क, ट्रांसलेशन रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क। करेंसी रिस्क इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ट्रांजैक्शन रिस्क, ट्रांसलेशन रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क। ट्रांजैक्शन रिस्क मतलब ट्रांजैक्शन करने से फॉरेन करेंसी में जो रिस्क अराइज होता है। आप फॉरेन करेंसी में एसेट्स और लायबिलिटी होल्ड करते हो, आप फॉरेन करेंसी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, आप फॉरेन करेंसी में बोरोइंग या लेंडिंग करते हो, तो वो ट्रांजैक्शंस के कारण जो रिस्क अराइज होता है उसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन रिस्क। मान लीजिए मैंने एक्सपोर्ट किया $1 लाख का, तो आज के दिन $1 का दाम अगर 62 रुपीज है तो मेरे को $1 लाख का 62 लाख रुपीज मिलेगा। लेकिन जब तक मेरे पास पैसा आया तब तक $1 का वैल्यू 60 हो गया, तो मेरे को 60 लाख ही मिला, 2 लाख का नुकसान हो गया।
या अगर मैंने इंपोर्ट किया है, रेट गिर गई तो फायदा हो गया। तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में रेट चेंज होने से डायरेक्टली सीधा सीधी फायदा और नुकसान होता है। तो आपको उससे बचने के उपाय ढूंढने चाहिए। छोटा सा बचपन में भी पढ़ के आए हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कि पहले से ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, फ्यूचर्स कर सकते हैं, और भी बहुत सारी पॉलिसीज है। यानी कि फॉरेन करेंसी रिस्क के अंदर ट्रांजैक्शन रिस्क मतलब ट्रांजैक्शन करने के कारण जो रिसीवेबल्स और पेएबल्स में फॉरेन एक्सचेंज मूवमेंट होने से लॉस या फायदा होता है। ट्रांसलेशन रिस्क मतलब आपका फॉरेन सब्सिडियरी है, तो आपको फॉरेन सब्सिडी को कंसोलिडेटेड बनाने में फॉरेन सब्सिडी को मिलाना है, जो हम लोग F2 में किए थे पास्ट में। क्या उससे सब्सिडी हट गया? क्या सब्सिडी तो वही है, उसका एसेट्स वही है, उसका लायबिलिटी वही है। कन्वर्ट करने से कोई नुकसान अगर बुक्स में दिखा रहे हैं, वो नुकसान सच में हुआ है क्या? एक्चुअली तो कोई लॉस हुआ नहीं है। अगर वहां पर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी है तो वो तो वहीं पर है। कन्वर्ट करने से बुक्स में जबरदस्ती का लॉस या गेन आता है। यानी कि इसका मतलब जो ट्रांसलेशन रिस्क है वो बोल रहे हैं कि अगर आपकी फॉरेन सब्सिडी या ब्रांचेस वगैरह है और आपका एसेट्स और लायबिलिटीज वहां है, आप उसको कन्वर्ट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने में लिख रहे हो, तो उससे एक्चुअली कोई लॉस फायदा होता नहीं। यानी कि इस तरह का रिस्क के बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्या? नहीं देना चाहिए। लेकिन क्यों देना पड़ता है, अब मेरा बात सुनिएगा। मान लीजिए कन्वर्ट करने के कारण आपका डेट इक्विटी रेशियो खराब हो गया। डेट आपका फॉरेन करेंसी में था, तो फॉरेन करेंसी रेट बढ़ चुकी है, इसलिए डेट इक्विटी रेशियो हैवी हो गया। तो डेट इक्विटी रेशियो हैवी होने से शेयर मार्केट में उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। या कोई बैंक्स वगैरह आपको लोन वगैरह देगा ना, तो बैंक्स लोग आपको लोन नहीं दे रहे हैं। क्यों? बिकॉज आपका डेट इक्विटी रेशियो बहुत हैवी है, ज्यादा रिस्की कंपनी लग रहे हैं। दूसरा, हम लोग ऐसा देखते हैं कि जो ट्रांसलेशन रिस्क है पब्लिक को वो समझ में नहीं आता है। पब्लिक को तो यही समझ में आता है कि प्रॉफिट और लॉस, CNBC में देखते हैं एरो अप और डाउन। अपने तो ये नहीं देखने जाते हैं क्यों लॉस हो रहा है, क्यों फायदा हो रहा है। जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूं। तो उनके हिसाब से तो अपने को एक्सपोजर ढूंढना होगा ना। यानी कि अपने को ढूंढना होगा कैसे ट्रांसलेशन रिस्क को बचाया जा सकता है, कैसे कम कर सकते हैं, किस तरह से अपने ट्रांसलेशन टेक्निक लगाएं जिससे कि अपना रिस्क कम हो। तो बोलने का मतलब वो लॉस फायदा नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी उसको कम करने के उपाय ढूंढने होंगे। और तीसरा, इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क इज मेनली रिलेटेड विथ even though you don't have any foreign currency inflow outflow, even though you don't have any foreign export and all that, but still you will be affected by foreign exchange rate movement. एक सिंपल बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी इंडिया में करीब 3-4 महीना पहले डॉलर का रेट बहुत बढ़ गया था, पता होगा 67, 68 कहाँ कहाँ पहुँचने लग गया था। ठीक है, फिर बाद में RBI का राजा राम जी चेंज हुए, फिर उन्होंने कुछ पॉलिसी वगैरह नहीं लगाई, तो थोड़ा स्टैग्नेंट हुआ। लेकिन अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रही है तो उससे हम लोग को क्या तकलीफ है? ना तो हमारा कोई फॉरेन करेंसी इनफ्लो या आउटफ्लो है। इंडिया में डीजल, पेट्रोल, ये सब तो क्रूड ऑयल तो इंपोर्ट ही होता है, और क्रूड ऑयल इंडिया में है नहीं। तो अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना पड़ता है। यानी कि क्रूड ऑयल वगैरह का दाम बढ़ गया। क्रूड ऑयल का दाम मार्केट में नहीं बढ़ा, लेकिन हमारा करेंसी डीवैल्यू होने के कारण क्रूड ऑयल का कॉस्टिंग बढ़ गया इंडिया के लिए। क्रूड ऑयल सभी चीजों के लिए रॉ मटेरियल या ट्रांसपोर्टेशन का मींस है, तो क्रूड ऑयल का कॉस्टिंग सब में जुड़ेगा। तो जब क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा तो सभी चीजों का दाम बढ़ जाएगा। सभी चीजों का अगर दाम बढ़ेगा तो पॉलिटिकल प्रेशर आएगा गवर्नमेंट के ऊपर कि सब चीज को दाम बढ़ रहा है, लोग खा नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम होगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट दाम बढ़ने से इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए क्या करेगी? हम लोग ऐसा बोलते हैं इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना एक उपाय होता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम हो जाए, होता है। क्यों हम लोग इन्फ्लेशन क्यों बोलते हैं? अगर एक चीज को 1 जन खरीदने वाला है, लेकिन एक चीज को 10 जन खरीद रहे हैं, फिर 100 खरीद रहे हैं, फिर उसी चीज को 1000 लोग खरीद रहे हैं, तो जब एक ही चीज को खरीदने वाले ज्यादा लोग होंगे, देन इन दैट केस इन्फ्लेशन होगा। बिकॉज अलग अलग लोग डिमांड करेंगे, सप्लाई नहीं है तो दाम बढ़ेगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो लोगों के पास पैसा होगा क्या? नहीं होगा। तो पैसा नहीं होगा तो अपने आप लोग डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो अपने आप क्या होगा? इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। यानी कि अगर अपने चाहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ने से जो इन्फ्लेशन मार्केट में हुआ है उसको कर्व कर दें, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा।
लेकिन अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, उससे दूसरा प्रॉब्लम होगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो लोग नया नया बिजनेस नहीं करेंगे, लोग बोरो नहीं करेंगे, एक्सपेंशन नहीं करेंगे, ग्रोथ नहीं होगा, जीडीपी ग्रोथ रेट डाउन हो जाएगा। तो अब इन्फ्लेशन को कम करें तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, ग्रोथ लाना है तो इंटरेस्ट रेट मत बढ़ाओ। क्या करें? व्हाट शुड बी डन? इन्फ्लेशन भी कम करना है, ग्रोथ को भी लाना है, दोनों कैसे करें? इट्स अ प्रॉब्लम। तो हम लोग ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट मूवमेंट हो रही है तो इवन दो हम डायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं करते हैं, लेकिन बोरो तो हम भी करते हैं, इन्वेस्ट तो हम भी करते हैं, सामान तो हम भी खरीदते हैं, तो उसका अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट से अफेक्ट है तो मैं भी तो अफेक्ट हो रहा हूं। हर आदमी फॉरेन एक्सचेंज रेट मूवमेंट से अफेक्ट होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इकोनॉमिक मींस इनडायरेक्टली। मान लीजिए मैं इंडिया में बना के गुड्स बेचता हूं और आप वही चीज इंपोर्ट करके बेचते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट गिर गया है, डॉलर का दाम 60 के बदले 50 हो गया, मेरे को फर्क नहीं पड़ा बिकॉज मैं तो इंडिया में बनाता हूं। लेकिन आपका क्या हुआ? आपका तो सस्ता हो गया, अब आप तो फ्री में बेचोगे, अब मेरा क्या होगा? तो अगर हम लोग बात करें कि मेरे को फॉरेन एक्सचेंज रेट से मतलब नहीं, मतलब कैसे नहीं है भाई? इनडायरेक्टली तो मतलब हो गया ना। इकोनॉमिक एक्सपोजर इसी को बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्सपोजर मतलब हुआ इवन दो डायरेक्टली यू आर नॉट अफेक्टेड बाय फॉरेन एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स, बट इनडायरेक्टली यू आर अफेक्टेड थ्रू योर कंपीटिटर्स, इनडायरेक्टली यू आर अफेक्टेड इन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, इनडायरेक्टली यू आर अफेक्टेड इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इनडायरेक्टली यू विल बी अफेक्टेड विद द फॉरेन एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स। इसलिए हर आदमी को फॉरेन एक्सचेंज रिस्क से बचने के उपाय ढूंढने चाहिए, हर आदमी को, इकोनॉमिक एक्सपोजर वाले को भी, डायरेक्टली इंगेज वाले को भी, ट्रांसलेशन एक्सपोजर वाले को भी। इसको हम लोग बोलते हैं करेंसी रिस्क। कैसे इससे बचेंगे? स्टोरी वही है, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप, डेरिवेटिव्स, ऑल दोज थिंग्स वी विल बी डीलिंग इन द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है। फिर है पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क मैंने क्या बोला? पॉलिटिकल रिस्क का मतलब है कि आपने अगर दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो दूसरे कंट्री का पॉलिटिकल जो भी चेंजेस होगा उससे आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू फर्क होगा, उससे आपका इन्वेस्टमेंट पे फर्क पड़ेगा, उससे आपका इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होगा। तो उसके कारण जो अफेक्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल रिस्क। हर कंट्री बाहर वाला लोगों से पैसा लगवाना चाहते हैं। इंडिया भी क्या चाहते हैं? बाहर से लोग आए, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंस्टॉल करें। मतलब मान लो ममता बनर्जी क्या चाहती हैं? चाहती हैं कि इंडिया में लोग बाहर से यूएस, यूके सारा जगह से आ जाए और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंस्टॉल करें। तो अगर ऐसा करने से वेस्ट बंगाल इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्टेट बन जाएगा। जो लोग भी पढ़ रहे हैं उनको जॉब मिलेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बिकॉज नई नई इंडस्ट्री वगैरह खुलेगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, एम्प्लॉयमेंट आएगा, माने स्टेट का डेवलपमेंट होगा। तो कंट्री क्या चाहते हैं? हर स्टेट चाहते हैं। लेकिन आप क्या चाहते हैं? कि वो यहाँ आए और सब हमको दे के चला जाए। तो फिर ऐसे ही बोल दे, लुटा दे। ऐसा तो नहीं होता है ना। आपको उसको बहुत सारे फायदे भी देने होंगे ना। आपको मान लो उसको लैंड फ्री में देनी होगी, आपको उसको बोलना होगा कि भाई टैक्स नहीं लगेगा, आपको उसको बोलना होगा कि भाई लोन आपको कमती रेट पे मिल जाएगा अगर आपको बोरो वगैरह करना है तो। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? उसके ऊपर बहुत सारे खराब इफेक्ट भी लाते हैं। हम लोग उसको बोलते हैं जो यहाँ से कमाओगे ले जा नहीं पाओगे, डिविडेंड इतना ही ले जा सकते हो, रिपैट्रिएशन इतना ही होगा। और फिर बाद में मान लीजिए आज वो प्लांट लगा दिया, 6 महीना बाद अब से सब पुराना चीज गायब, अब से टैक्स और ज्यादा लगेगा आपके ऊपर, अब से आपको लोन और ज्यादा रेट पे मिलेगा। ऐसा भी होता है बहुत सारा कंट्री में, ज्यादा अंडर डेवलप्ड कंट्री में होता है। पहले तो बोलता है आओ, फिर बोलता है अब मारो। तो बात यह कि जब पॉलिटिकल रिस्क राइज होता है तो अब आदमी कैसे बचे? उसको तो पहले से सोचना होगा ना कि कौन से कंट्री में जाके इन्वेस्ट करें, कहाँ की पॉलिटिकल सर्टेनिटी ठीक है, कहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां ठीक है, कहाँ पर गवर्नमेंट का फॉरेन रेगुलेशन ठीक है, कहाँ पर दूसरी पार्टीज वगैरह अगर आएगी तो उनकी पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करें, यहाँ का किसी को दोस्त बनाए, इंडिया में आके इंडिया को दोस्त बनाए। बहुत सारे लोग बिजनेस किसको देते हैं? खाली होम अपने कंट्री में जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्हीं को देते हैं, बाहर वालों को अपने जॉब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देते नहीं है। तो यहां पर आकर दोस्त बनाना होगा, यहां के कल्चर को समझना होगा, रिलीजन को समझना होगा, तब तो पॉलिटिकल रिस्क अवॉइड होंगे। बोलेगा ये सब करना ही नहीं है तो बस वही है जहां बस उस रूम में बैठे रहिए। इफ यू वांट टू एक्सपेंड यू हैव टू टेक पॉलिटिकल रिस्क।
For that you have to take steps. How to avoid, how to minimize these political risk. That we are covering in this portion. Financial risk only includes कि बाहर में अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो उससे जो रिस्क अराइज होगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पॉलिटिकल रिस्क. यानी कि देयर आर 4 पोर्शंस: क्रेडिट रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, करेंसी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द फाइनेंशियल रिस्क चैप्टर. और ये चारों को ही आगे अलग से डील किया गया है. ठीक है, इन दोनों के बारे में ज्यादा डिस्कशन आगे नहीं है, इनके बारे में तो सेपरेट टॉपिक है. करेंसी रिस्क एक टॉपिक है, इंटरेस्ट रेट रिस्क दूसरा टॉपिक है, और फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का अकाउंटिंग चौथा टॉपिक है. 4 ही टॉपिक है. सब हेजिंग वगैरह सब उसमें आ जाएगा, सब उनमें ही आएगा. पॉलिटिकल रिस्क कैसे बचेंगे? जिस कंट्री में जा रहे हैं आप, उस कंट्री का गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करिए कि हमारे को जो आप बोल रहे हैं वो 5-10 साल तक चेंज नहीं करोगे, वो वैसे ही रहेगा. गवर्नमेंट को पार्टनर बना लीजिए, अपने काम में गवर्नमेंट को पार्टनर बना लीजिए. तो व्हेन गवर्नमेंट इज ए पार्टनर, ऑब्वियसली गवर्नमेंट कोई गलत स्टेप नहीं लेगी. या वहां के लोगों को अपना दोस्त बनाइए, उस कंट्री में जाकर उस कंट्री का कोई बिजनेसमैन को अपने साथ ज्वाइंट वेंचर में ले आइए, तो वो आपका वहां का कल्चर वगैरह सब समझता है, लिटिगेशन वगैरह समझता है, तो वो सारी चीजों को प्रॉपरली मैनेज कर पाएगा. वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट में रखिए, वहां के लोगों की भाषा, कल्चर, रिलीजन को अपनाइए, उनको समझिए, और जो भी लोन वगैरह लेंगे, फंड्स वगैरह बोरो करेंगे, वो फॉरेन करेंसी में ही बोरो करिए. तो जिससे क्या होगा, वहीं का एसेट्स, वहीं का लायबिलिटी सेटल हो जाएगा. आपको अलग से कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना पड़ेगा. एक्सपोजर माने फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिस्क लॉस नहीं होएगा. जो बिड आस्क स्प्रेड होता है ना, उसका लॉस बच जाएगा. डॉलर खरीदने और बेचने का रेट तो अलग अलग है. तो अगर हम उसी करेंसी में बोरोइंग और लैंडिंग करेंगे तो मेरे को ना तो डॉलर बेचना है ना खरीदना है, आया गया. जैसे रुपया आता है जाता है वैसे ही डॉलर आया गया. उससे हम लोग पॉलिटिकल रिस्क से बचेंगे. और कैसे बचेंगे? हम लोग जो पॉलिटिकल रिस्क के लिए बोरो वगैरह करेंगे वो उसी करेंसी में करेंगे. बोरोइंग हम लोग बैंक जो माने जो गवर्नमेंट हम लोग को हेल्प करेगी बोरोइंग करने में, कमती रेट पे बोरो होगा. हम लोग बात कर लें कि हम लोग का एसेट्स वगैरह गवर्नमेंट छीनेगी नहीं. और साथ में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा दिन में 5, 10, 15 साल बाद एसेट्स को हम लोग बेचने की बात भी करके रखेंगे कि थोड़ा दिन यहां से कमा कुम के क्या करेंगे, अपने निकल जाएंगे और एसेट्स यहीं का ही कंट्री वाला को दे देंगे. डाइवेस्टमेंट, कि हम अपने आप का एसेट्स को कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे. बिकॉज बिजनेस तो जन्म भर नहीं चलता है ना. एक कंट्री में आपने इन्वेस्ट किया 10, 12, 15 साल के लिए, पहले से आपका गाइडलाइंस था किस तरह से किसको बेच के निकल जाओगे, तो आपका कमाई भी हो गया खत्म. रिपैट्रिएशन का रूल समझ लेंगे कि अपने वहां कमाएंगे, अपने कंट्री में पैसा वापस कैसे आएगा, किस तरह से अपने वापस लेके आएंगे, इंटरेस्ट के रूप में, डिविडेंड के रूप में, रॉयल्टी के रूप में. ये सब एडवाइस कौन देता है? सब सीए फर्म ही तो देता है. पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट, ये सब ये तो एडवाइस देता है कि आप दूसरे कंट्री में अगर जा रहे हैं तो पैसा कैसे वापस आएगा आपके पास. कमा रहे हैं तो आना तो पड़ेगा ना. हाउ यू विल रिपैट्रिएट द फंड्स, जिससे टैक्स कम से कम लगे. दैट सिस्टम्स पहले से एनालिसिस करना होगा, पहले से देखना होगा हाउ वी कैन मिनिमाइज और अवॉइड पॉलिटिकल रिस्क. इससे तो अवॉइड करेंगे.